Okay, so now we are discussing the answer for this question. Discuss the available provisions in India to tackle heat waves and human wildlife conflict. ये दो बातें हैं और इनको करने कहा गया है डिस्कस, यानी प्रोविजंस आप हीट वेव्स के अलग से बताएंगे, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के अलग से बताएंगे, उसमें लिमिटेशंस क्या है, चैलेंजेस क्या है वो बताएंगे, और एंड में वे अहेड या सॉल्यूशंस क्या होगा वो बताएंगे. देखिए यहाँ पे हम आईपीसी के 6th असेसमेंट रिपोर्ट से स्टार्ट किया है. क्लाइमेट चेंज जो है इट्स नॉट ऑन ट्रैक, और उससे बहुत सारे इश्यूज जैसे हीट वेव्स और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स इमर्ज हो रहे हैं. सो व्हाट वी हैव डन इज एक कॉमन फैक्टर चुना है दोनों का और उससे इंट्रोड्यूस किया. फिर ये मैप बनाया है हीट वेव्स रिलेटेड. फिर आगे देख सकते हैं व्हाट आर द मेजर्स अवेलेबल फॉर टैकलिंग हीट वेव्स. ये बताया अर्ली वार्निंग सिस्टम है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन हीट वेव्स है, स्टेट लेवल इनिशिएटिव्स है, आंध्र प्रदेश का बताया है, उड़ीसा का बताया है, अर्बन प्लानिंग बताया है, प्रमोटिंग ग्रीन रूफ्स, ट्री प्लांटेशंस, हेल्थ मेजर्स, ट्रेनिंग हेल्थ केयर वर्कर्स. ये सारे मेजर्स लिए गए हैं टू टैकल हीट वेव्स. देन व्हाट वी हैव डन इज लिमिटेशंस क्या है, ये मेजर्स अच्छे से वर्क क्यों नहीं कर रहे हैं, या सॉल्यूशंस क्या है, इसको और एक्सप्लेन करने के लिए हमने डायग्रामेटिकली फॉर्म में इसको एक्सप्लेन कर दिया है. ऐसे से टाइम भी बचेगा और स्पेस भी बचेगी. फिर वैसे ही सेम टैकलिंग ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के लिए किया है. लीगल फ्रेमवर्क क्या है वो बताया है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. कॉम्पनसेशन स्कीम्स है जो जैसे केरला का है, हैबिटेट मैनेजमेंट, एलिफेंट कॉरिडोर्स, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस बताए हैं, रीलोकेशन एंड रिहैबिलिटेशन के एग्जाम्पल्स बताए हैं, रैपिड रिस्पॉन्स टीम के एफर्ट्स बताए हैं. एंड सिमिलर वे में लिमिटेशंस एंड सॉल्यूशंस डायग्रामेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है. जैसे लिमिटेशंस क्या है, अभी भी क्यों वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होती है, पोचिंग एंड इलीगल ट्रेड होता है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होता है उनका, लैक ऑफ इफेक्टिव रिसर्च है. सॉल्यूशंस क्या है, लॉ एनफोर्समेंट को और स्ट्रेंथन करना चाहिए, गवर्नमेंट फंडिंग एंड प्राइवेट पार्टिसिपेशन प्रमोट करना चाहिए, एडेप्टिव मेजर्स अपनाने चाहिए, और लोकल इन्वॉल्वमेंट और अवेयरनेस होनी चाहिए. सो इस वे में रिप्रेजेंट करके 8 मार्क क्वेश्चन में आप सारे पॉइंट्स कवर कर सकते थे. इसी को हिंदी में भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है. और जो कंक्लूजन है मैंने कोट से किया है, द ग्रेटनेस ऑफ अ नेशन एंड इट्स मॉरल प्रोग्रेस कैन बी जज्ड बाय द वे एनिमल्स आर ट्रीटेड एंड हाउ वी लिव इन हार्मनी विद नेचर. ओके, ये महात्मा गांधी का कोट है. ऐसे आई हैव ट्राइड टू कंक्लूड दिस आंसर. देन नाउ यू कैन सी फॉर फर्दर रीडिंग ये 2 आर्टिकल्स दिए और उसमें फर्दर इंफॉर्मेशन दिया है जिसको आप पढ़ सकते हैं. ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. इवैल्यूएट इंडियाज प्रिपेयर्डनेस फॉर साइबर वॉरफेयर, बायोलॉजिकल वॉरफेयर एंड इमर्जिंग सिक्योरिटी थ्रेट्स. मतलब प्रिपेयर्डनेस यानी क्या क्या किया गया है इस विषय में, इवैल्यूएट यानी लिमिटेशंस क्या क्या है, और वे अहेड भी बताएंगे. तो अप्रोच में देखिए डेटा बेस्ड इंट्रोडक्शन है, ब्रीफ इंफॉर्मेशन है, चैलेंजेस क्या है वो बताए हैं, वे अहेड क्या बताया, और कोड बेस्ड कंक्लूजन किया है. यहाँ पे ओपन किया है क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट बाय एनसीआरबी से, जहाँ पे बताया गया है कि ग्रोन साइबर क्राइम्स जो है वो 25% के रेट पे ग्रो हुआ है पिछले कुछ सालों में. अब देखते हैं प्रिपेयर्डनेस क्या है, साइबर वॉरफेयर के लिए क्या क्या प्रिपेयर्डनेस है. सर्टिन है, एनसीआईपीसी है, और साइबर सिक्योरिटी पुलिस है. साइबर लॉज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी फ्यूचर में देखी जा रही है. करंट में बायोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए क्या है, आईसीएमआर और एनआईवी है जो फोकस करता है रिसर्च एंड रिस्पॉन्स पे. एग्जाम्पल कोविड-19 के टाइम पे वैक्सीन्स बनाने का काम इन लोगों ने किया था. फ्यूचर के लिए क्या क्या किया जा रहा है, बायो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स है, बायो डिफेंस स्ट्रैटेजी है, और वैक्सीन्स की स्टॉक पाइल्स है. इमर्जिंग थ्रेट्स जो है एआई, ड्रोन, स्पेस सिक्योरिटी, उसके लिए एआई फॉर डिफेंस, ड्रोन डिफेंस, ऐसे मेजर्स लिए जा रहे हैं, इनमें इंटरेस्ट लिया जा रहा है. फ्यूचर में एआई को और इंटीग्रेट करना है डिफेंस में. काउंटर ड्रोन टेक है जैसे कि इंद्रजाल है, इंद्रजाल जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है, एयर व्हीकल्स को ये काउंटर करता है. फिर केमिकल वॉरफेयर के लिए क्या क्या मेजर्स हैं, कंप्लायंस ऑफ न्यूक्लियर थ्रेट्स, CWC, ओके, न्यूक्लियर डेटरेंस, हाइब्रिड वॉरफेयर स्ट्रैटेजीज इवॉल्व कर रहे हैं. अब हम देखें ये सारे मेजर्स हैं
फिर हम देख रहे हैं चैलेंजेस क्या है। इन सारे मेजर्स का कॉमन चैलेंज है जैसे कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन नहीं है अक्रॉस वेरियस सिक्योरिटी एजेंसीज, टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी नहीं है ज़्यादा। ओके, लीगल एंड एथिकल कंसिडरेशन जैसे यूज़ ऑफ एआई में लीगल एंड एथिकल कंसिडरेशंस का इशू है। फिर वे अहेड में हम वही बताएंगे जो चैलेंजेस है इनको कैसे काउंटर करेंगे, ये वे अहेड में बताएंगे। कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव करेंगे, वी विल अपग्रेड साइबर सिक्योरिटी, इन्वेस्ट इन एआई एंड ब्लॉकचेन, एक्सपांड टेक्नोलॉजी कैपेसिटी, लीगल फ्रेमवर्क्स को स्ट्रेंथन करेंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इम्प्रूव करेंगे, बायो सिक्योरिटी, बायो डिफेंस एजेंसीज और वैक्सीन स्टॉकपाइल्स मेंटेन करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, स्किल डेवलपमेंट करेंगे साइबर एआई और बायो सिक्योरिटी में, और ग्लोबल कोऑपरेशंस भी करेंगे, कोलैबोरेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल 5 आइज ग्रुपिंग जो है जिसमें यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सब मिलके दे शेयर इंटेलिजेंस विथ ईच अदर, दैट ऐसी ग्रुपिंग का पार्ट इंडिया भी बन सकती है टू फर्दर आर नॉलेज ऑफ इमर्जिंग थ्रेट्स। ठीक है, और एंड भी मैंने हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह इनकी कोट से किया है कि ऑल टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग एआई, ड्रोन्स एंड ब्लॉकचेन्स मस्ट बी यूटिलाइज टू इम्प्रूव साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया। मतलब सारी टेक्नोलॉजीज़ का होलिस्टिक यूज़ करके हमने इमर्जिंग फ्यूचर थ्रेट्स को टैकल करना चाहिए। इसमें फर्दर रीडिंग के लिए ये आर्टिकल दिया है जिसमें इंडिया डिफेंस में क्या क्या रिफॉर्म्स ला रहा है मेंशन्ड है, इसको आप पढ़ सकते हैं, आपको और डिटेल में पता चलेगा कि क्या क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉपर रेगुलेशन ऑफ सोशल मीडिया इज़ एसेंशियल फॉर इंटरनल सिक्योरिटी रिव्यू। इसको रिव्यू करना है, रेगुलेशन बहुत ही ज़रूरी है सोशल मीडिया का। अब अगर हम देखें तो ओपन किया है रीसेंट इंसिडेंट से, रेडिकलाइजेशन थ्रू सोशल मीडिया, एग्जाम्पल ISIS रिक्रूटमेंट, डिजिटल अरेस्ट एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैव ब्रॉट इनटू लाइमलाइट द नीड ऑफ सोशल मीडिया रेगुलेशन फॉर इंटरनल सिक्योरिटी। अब मैंने यहाँ पे सोशल मीडिया के फीचर्स बताए हैं डायग्रामेटिक फॉर्मेट में, फिर मैंने की पॉइंट्स टू रिव्यू बताया है कि सोशल मीडिया में ऐसा क्या इशू है कि रिव्यू करना पड़ेगा। पहले तो स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन है, पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट करना है, रेडिकलाइजेशन, प्रोपागेंडा, मेंबर्स को रिक्रूट करते हैं, अटैक्स कोऑर्डिनेट करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, साइबर बुलिंग एंड हरासमेंट होती है जैसे कि सोशल मीडिया गे इन्फ्लुएंसर्स का सुसाइड रिसेंटली, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट होता है, पब्लिक सेंटिमेंट को मैनिपुलेट करते हैं, हेट्रेड को प्रमोट करते हैं, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स है जैसे कि डॉक्सिंग, लोगों के फ़ोटोज़ लीक हो जाना, डॉक्यूमेंट्स लीक हो जाना, दैट इज़ अ मेजर इशू विद सोशल मीडिया। हनी ट्रैप भी है इसमें। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ एंड एआई जैसे डीप फेक्स, ऑटोमेटेड बॉट्स, एग्जाम्पल रश्मिका मंदाना का अभी जो वीडियो आ गया था, इट हैड गॉन वायरल, और जो कि डीप फेक था, ये भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर हम देख रहे हैं वे फॉरवर्ड, आगे क्या क्या करना चाहिए। स्ट्रॉन्गर लॉज होने चाहिए, इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस होनी चाहिए, क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिव लॉज होने चाहिए, कोलैबोरेशन विद प्लेटफॉर्म, जो भी मेजर प्लेटफॉर्म्स है उनका कंटेंट रिपोर्टिंग मैकेनिज्म और मॉनिटरिंग टूल्स कैसे है, वो लोग कैसे कोलैबोरेट कर रहे हैं, इस पर स्ट्रिक्ट लॉज बनने चाहिए। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि इंडियाज़ गॉट लेटेंट का पूरा कंट्रोवर्सी हो गया है, उन्होंने कुछ गलत रिमार्क्स किए उनके शो पे, और अभी पार्लियामेंट में ऐसे डिमांड्स आ रहे कि देयर शुड बी अ लॉ टू रेगुलेट कंटेंट ऑन सोशल मीडिया एंड यूट्यूब। सो मे बी इन रिसेंट फ्यूचर हमको ऐसा लॉ देखने भी मिल सकता है। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स होने चाहिए, कैसे लिंक्स पे नहीं क्लिक करना है, इसका जो अभी फ़ोन पे हमें हर वक्त बताया जाता है, तो नाउ वी आर गेटिंग अवेयर, वैसे अवेयरनेस कैंपेन्स होने चाहिए अबाउट सोशल मीडिया ऑल्सो, एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन होना चाहिए ग्लोबल लेवल पे, क्योंकि सोशल मीडिया इज़ अ वेरी डेमोक्रेटिक मीडियम जिसमें सब नेशंस के कंटेंट क्रिएटर्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी होना चाहिए यहाँ पे। अब मैंने एंड किया है रिसेंट इवेंट से, ऑस्ट्रेलिया हैज़ इम्पोज स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस ऑन सोशल मीडिया बाय यूज़ ऑफ मैनर्स, यूज़ बाय माइनर्स यानी 16 ईयर्स से कम जिनकी उम्र है उनको सोशल मीडिया यूज़ करने पे रेगुलेशंस डाले ऑस्ट्रेलिया ने, ऑलमोस्ट बैन ही कर दिया है। ऐसे मेजर्स इंडिया में भी एक्सप्लोर किए जा सकते हैं, इससे मैंने कंक्लूड किया। तो ऐसे आप इस आंसर का जवाब लिख सकते थे। ओके, अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ एब्सोल्यूट लायबिलिटी सजेस्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन MC मेहता केस टू डील विद इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स इन इंडिया।
एक्सप्लेन टू व्हाट एक्सटेंट इट हैज़ प्रूव्ड इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स। मतलब पहले तो बताना है एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्या है, उसके फीचर्स क्या है, फिर बताना है किस एक्सटेंट तक इफेक्टिव रहा है इंडस्ट्रियल डिजास्टर को प्रिवेंट करने में। मतलब अचीवमेंट्स भी बताएंगे, चैलेंजेस भी बताएंगे, और जब भी चैलेंज बताएंगे वे अहेड भी बताएंगे। ये यहाँ पे किया गया है। देखिए पहले अप्रोच बताया है कि इंट्रोडक्शन देना है, बैकग्राउंड एंड कंटेक्स्ट बताना है, फिर डायग्रामेटिकली फीचर्स बता सकते हैं एब्सोल्यूट लायबिलिटी के, फिर पॉजिटिव एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल बताना है, कैसे प्रिवेंट किया है, किस तरह से प्रिवेंट कर रहा है, लिमिटेशंस बतानी है इफेक्टिव एप्लीकेशन में, वे अहेड बताना है, और अंत में कंक्लूजन बताना है। इवैल्यूएटिव सा कंक्लूजन बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मॉडल आंसर कैसा है। देखिए पहले तो बताया एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट MC मेहता में केस में दिया गया है। ओलियम गैस लीक ट्रेजेडी के विषय में केस हुई थी, ऐसे इसको ओपन किया गया, ऐसे इसका इंट्रोडक्शन बताया। फिर फिगर में हमने एब्सोल्यूट लायबिलिटी के फीचर्स बताए। ठीक है, नो फॉल्ट प्रिंसिपल, फुल लायबिलिटी होना चाहिए, और डेटरेंस इफेक्ट क्रिएट करता है दूसरे इंडस्ट्रीज पे। ये डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे कोर्ट ने क्या बताया था इंडस्ट्रीज को, इसका एक्सप्लेनेशन है। नेग्लिजेंस बेस्ड लायबिलिटी है, मतलब नेग्लिजेंस बेस्ड लायबिलिटी होता है अगर आपकी गलती है तब आप पे करेंगे, पर नो फॉल्ट प्रिंसिपल होता है जिसमें आपकी गलती नहीं भी है तभी भी आपको विक्टिम्स को कंपनसेशन देना पड़ेगा। ओके, और इंडस्ट्रीज जो डेंजरस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है उनको मेनली ये एब्सोल्यूट लायबिलिटी का फीचर अप्लाई किया गया। अब हम देखते हैं इफेक्टिवनेस क्या रही है एब्सोल्यूट लायबिलिटी के प्रिंसिपल की। पहले तो अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज की, क्योंकि इसके पहले कोई फिक्स रूल्स या फिक्स आइडियाज़ नहीं थे, पर अब अकाउंटेबिलिटी एनफोर्स हो गई। डेटरेंट इफेक्ट हुआ, जब उनको पता है कि ठीक है हमारी गलती नहीं है तभी भी हमें पेमेंट करना पड़ सकता है, तो कॉशियसली वो अपने ऑपरेशंस और अपने पूरे मशीन्स को मैनेज करने लग गए। जो विक्टिम्स है उनको कंपनसेशन मिला, उनको बर्डन जो था उन पे कि नेग्लिजेंस प्रूफ करना पड़ेगा तभी हमें कंपनसेशन मिलेगा, मतलब इनकी गलती है ये प्रूफ करना पड़ेगा तभी हमें कोई पैसे मिलेंगे, वो हट गया। पर अब लिमिटेशंस क्या है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी के लिमिटेड इफेक्टिवनेस के कुछ कारण हैं। इम्प्लीमेंटेशन गैप्स हैं, रिसोर्सेज और पॉलिटिकल विल नहीं है कि ये जो इनकी जिम्मेदारी है उन पे कम्प्लीटली उन पे इम्पोज की जाए, ऐसा पॉलिटिकल विल नहीं है, और उतने रिसोर्सेज भी नहीं है, उतना मैन पावर भी नहीं है कि हम हर इंडस्ट्री में जा के देखें कि वो कहाँ लैक कर रहे हैं। इंडस्ट्री में कंप्लायंस नहीं है, लेस रेगुलेटेड सेक्टर्स जो है वो अभी भी प्रॉफिट को सेफ्टी के ऊपर इम्पोर्टेंस देते हैं। जैसे कि फायर क्रैकर इंडस्ट्री है तमिलनाडु में, वो लोग चाइल्ड लेबर भी एम्प्लॉय करते हैं और बिल्कुल कोई भी इंडस्ट्रियल सेफ्टी का ध्यान नहीं रखते हैं। रेगुलेटरी फेलियर्स है, इनएफेक्टिव मॉनिटरिंग है, पेनल्टीज इनएडिक्वेट है। अगर आप देखें एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में बहुत ही कम पेनल्टीज दी गए हैं, बट एक्चुअली वो 2006 का एक्ट है, 2006 में लेटेस्ट पेनल्टीज आई थी, वो उस वक्त भी बहुत कम थी और अभी के हिसाब से तो बहुत ही कम है, लाइक सम लैक्स, बट एक्चुअली एनवायरमेंटल डैमेज करोड़ में कॉस्ट करता है नेचर को और हमारे नेशन को। तो इनएडिक्वेट डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, लायबिलिटी पे ज़्यादा फोकस है रादर देन प्रिवेंशन, मतलब अगर हो गया कोई एक्सीडेंट तो कौन पैसे देगा इसकी ज़्यादा बातें की जाती है रादर देन एक्सीडेंट प्रिवेंट कर ले, हम एक्सीडेंट होने ही ना दे, इस पर मेन फोकस नहीं है। फिर वे अहेड क्या है, कैसे हम एब्सोल्यूट लायबिलिटी के प्रिंसिपल को और इफेक्टिव बना सकते हैं। स्ट्रिक्टर रेगुलेशन हो सकता है, रेगुलर ऑडिट्स होते हैं, सेफ्टी ऑडिट्स, जैसे फायर ऑडिट्स होती है बिल्डिंग की, देखा जाता है कि अगर फायर हो जाए तो बिल्डिंग कितनी सेफ है, वैसे ही सारे जो भी इंडस्ट्रीज़ है जो डेंजरस है उनकी सेफ्टी ऑडिट्स होनी चाहिए, इंस्पेक्शंस और रिस्क असेसमेंट्स होनी चाहिए, इम्प्रूव डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए, ये जो एब्सोल्यूट लायबिलिटी का प्रिंसिपल है सबको पता होना चाहिए, और ट्रांसपेरेंसी एंड अवेयरनेस होना चाहिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी के बारे में। जो उस इंडस्ट्री में काम करते हैं ऐसे लेबर्स को भी पता नहीं होता कि हमारे सेफ्टी के लिए क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं, तो पब्लिक अवेयरनेस प्रमोट होनी चाहिए। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ाना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस होना चाहिए, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम हो भी जाए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, जैसे मोटर व्हीकल एक्ट में इंडिया में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपलसरी है कि आपकी गाड़ी अगर किसी दूसरे को हिट करेगी तो उसका जो लॉस होगा वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में कवर्ड होता है।
वैसे ही ये जो डेंजरस इंडस्ट्रीज़ है इन्होंने भी ऐसा इंश्योरेंस बनाना चाहिए ताकि जो भी उनके इंडस्ट्री की वजह से एनवायरनमेंट या लोगों को हार्म होगा उसका इंश्योरेंस निकाला हुआ होना चाहिए। न्यू टेक्नोलॉजीज़ जो कि ज़्यादा सेफ हो उनको अडॉप्ट करना चाहिए और लीगल फ्रेमवर्क को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। फास्टर एजुकेशन होना चाहिए। जैसे आप देखेंगे विशाखापट्टनम लीक केस जो हुई थी, गैस लीक केस, वो उसका जुडिशियल प्रोसीडिंग अभी तक चल रहा है। तो फर्दर रीडिंग के लिए मैं यहाँ पे वाइजैक गैस लीक का आर्टिकल लगाया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। सो दीज आर वे अहेड सजेस्टेड एंड फाइनली वी हैव कंक्लूजन सक्सेस ऑफ दिस लीगल प्रिंसिपल। ये लीगल प्रिंसिपल है, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, बट डिपेंडेंट है इफेक्टिव मॉनिटरिंग, स्ट्रिक्टर रेगुलेशन एंड कमिटमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज पे। अगर वो सही से होगा तो ही ये लीगल प्रिंसिपल सक्सेसफुल होगा। दैट इज़ हाउ वी हैव कंक्लूडेड दिस आंसर। आई होप बहुत सारे लोगों को टेस्ट में ये मुश्किल लगा था। आई होप अभी आपको इसका कंप्लीट आइडिया आ गया होगा क्या लिखना था और कैसे वैल्यू एडिशंस करने थे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, now we're checking out the question number 18. In light of emerging threats such as cyber warfare, hypersonic weapons, assess the relevance of India's nuclear arsenal in its security strategy. साइबर युद्ध और हाइपरसोनिक हथियारों जैसे उभरते खतरों के आलोक में भारत में परमाणु शस्त्रागार की सुरक्षा रणनीति की प्रासंगिकता का मूल्यांकन कीजिए। मतलब क्या करना है, कितना इफेक्टिव है, स्ट्रेंथ्स क्या है न्यूक्लियर आर्सेनल के वो बताने हैं। स्ट्रेंथ्स इन हैंडलिंग व्हाट साइबर वॉरफेयर एंड हाइपरसोनिक वेपन्स। फिर हम क्या बताएंगे, इश्यूज ऑफ इमर्जिंग थ्रेट्स। इमर्जिंग थ्रेट्स बस न्यूक्लियर आर्सेनल से तो सॉल्व नहीं होंगे, तो हम बताएंगे वे अहेड अदर मेजर्स टू बी अडॉप्टेड। दैट इज़ व्हाट यू हैड टू टेल इन दिस आंसर। मतलब एक डेटा बेस्ड इंट्रोडक्शन करेंगे। फिर हम बताएंगे रेलेवेंस ऑफ न्यूक्लियर आर्सेनल, फ़ायदा क्या है न्यूक्लियर आर्सेनल का। फिर हम बताएंगे इश्यूज ऑफ इमर्जिंग थ्रेट्स, मतलब इमर्जिंग थ्रेट्स ये वाले क्या इनके इश्यूज हैं, और फिर वे अहेड बताएंगे और क्या करना चाहिए इन इमर्जिंग थ्रेट्स के लिए, और फाइनली समरी बेस्ड कंक्लूजन करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे ओपन किया है सीपरी के डेटा से कि न्यूक्लियर आर्सेनल्स अक्रॉस द ग्लोब आर ऑन अ राइज विथ इंडिया एट 172 आर्सेनल्स। दिस ट्रेंड शोकेसेस टाइमली रेलेवेंस ऑफ न्यूक्लियर आर्सेनल्स। मतलब न्यूक्लियर आर्सेनल्स का जो प्रमाण है पूरी दुनिया में बढ़ रहा है और भारत का भी इंक्रीजिंग ट्रेंड है। तो ये शोकेस करता है कि उसका कोई तो रेलेवेंस होगा ना। शस्त्रागार की प्रासंगिकता, रेलेवेंस क्या है देखते हैं। डेटरेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी, क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, मतलब कोई हम पे न्यूक्लियर अटैक नहीं कर सकता है। स्पेशली चाइना और पाकिस्तान जो हमारे एग्रेसिव नेबर्स हैं उनके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है। तो हमारे पास अगर न्यूक्लियर वेपन्स होंगे तो डेटरेंस क्रिएट होगा, कोई हम पे अटैक नहीं करेगा। और इंडिया की नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है, जब तक हम पे अटैक नहीं होगा हम किसी पे अटैक नहीं करेंगे। तो ये रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर क्रिएट करता है, पर रीजनल स्टेबिलिटी बनाने में भी मदद करता है। क्योंकि अगर नेबर्स के पास न्यूक्लियर वेपन्स है और हमारे पास नहीं है तो एक बिग प्रॉब्लम हो सकती है। कन्वेंशनल थ्रेट्स जो है उसको टैकल करने में हेल्प करता है। सेकेंड स्ट्राइक स्टेबिलिटी कैपेबिलिटी है हमारे पास, हम अगर हम पे अटैक होता है कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं अगर हम पे न्यूक्लियर अटैक होगा कभी तो। जियो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, न्यूक्लियर स्टेटस इंडिया को जियो पॉलिटिकल स्टैंडिंग में हेल्प करता है, हमारी इज्जत वर्ल्ड लेवल पे बढ़ाता है क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर स्टेटस है। डिफेंस पार्टनरशिप्स भी प्रमोट करता है। जो न्यू थ्रेट्स हैं जैसे कि साइबर वॉरफेयर, साइबर डिफेंसेस वाइटल टू प्रोटेक्ट न्यूक्लियर कमांड, मतलब साइबर वॉरफेयर पे ध्यान रखना ज़रूरी है न्यूक्लियर कमांड को प्रोटेक्ट करने के लिए। हाइपरसोनिक वेपन्स, एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम, मतलब न्यूक्लियर वेपन्स हम यूज़ कर सकते हैं इनका जो एडवांस मिसाइल डिफेंस है उसको काउंटर करने के लिए। मिसाइल डिफेंस एंड सेकेंड स्ट्राइक, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम combined with SSBNs। सेकेंड स्ट्राइक क्रेडिबिलिटी, असेट प्रोटेक्शन। देखो अगर हम पे न्यूक्लियर अटैक हो गया, हमने कर दिया, फिर से हो गया, तो हम ये जो मिसाइल डिफेंस स्ट्रेटेजी है उससे हमारे असेट्स जो है न्यूक्लियर असेट्स उनको प्रोटेक्टेड रख सकते हैं और सेकेंड टाइम भी अटैक कर सकते हैं।
न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन देखो, न्यूक्लियर आर्सेनल के विषय में इंडिया का ये थॉट है कि न्यूक्लियर रिस्ट्रेंट बना रहना चाहिए और इंडिया ग्लोबल आर्म्स कंट्रोल डायलॉग में भी पार्ट लेता है. ओके, फ्यूचर डेवलपमेंट्स, मॉडर्नाइजिंग न्यूक्लियर आर्सेनल्स. ठीक है, वी कैन मॉडर्नाइज न्यूक्लियर आर्सेनल्स एंड मेक यूज ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक AI, हाइपरसोनिक डिफेंस टू प्ले ग्रेटर रोल. ये हो गया रेलेवेंस ऑफ न्यूक्लियर आर्सेनल. फिर हम बताएंगे अदर स्टेप्स नीडेड, अदर स्टेप्स एसेंशियल. बस न्यूक्लियर आर्सेनल से साइबर वॉरफेयर का थ्रेट या हाइपरसोनिक मिसाइल्स का थ्रेट सॉल्व नहीं होगा. फॉर दैट वी नीड साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर. एडवांस साइबर सिक्योरिटी टूल्स में हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा. साइबर डिफेंस ट्रेनिंग्स करनी पड़ेंगी. मैन पावर स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे. इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी ज़रूरी है क्योंकि इंटरनेट इज़ अ वेरी डेमोक्रेटिक मीडियम. तो जब तक पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी पार्टिसिपेट नहीं करेगी इतना सक्सेस नहीं मिलेगा. पब्लिक अवेयरनेस, क्योंकि सब लोग साइबर डोमेन जो है उसमें पब्लिक काफ़ी इन्वॉल्व है, इसीलिए अवेयरनेस इज़ मोस्ट एसेंशियल. और साइबर रिस्पॉन्स टीम्स बनाना. आर अदर स्टेप्स नीडेड फॉर प्रोटेक्शन इन साइबर वॉरफेयर एंड अदर स्टेप्स नीडेड फॉर प्रोटेक्शन इन हाइपरसोनिक मिसाइल्स, एडवांस डिफेंस मिसाइल डिफेंस सिस्टम. रिसर्च एंड डेवलपमेंट एसेंशियल है. इंडिया का सिर्फ 0.7% R&D पे स्पेंड होता है, तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट एसेंशियल है. स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस भी ज़रूरी है क्योंकि मिसाइल इज़ अ एरोनॉटिकल वेपन, तो स्पेस से इसका बहुत क्लोज रिलेशन है. तो वी नीड टू पे अटेंशन फ्रॉम स्पेस कि हमारे असेट्स कहाँ पे है, कोई और दूसरे कंट्रीज़ के असेट्स कहाँ पे है. एस्पियोनाज भी बहुत ज़रूरी है. तो स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस इज़ ऑल्सो एसेंशियल. और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स ग्लोबल अलाइज के साथ करना चाहिए ताकि हम इंटेलिजेंस शेयर कर सकें और टेक्नोलॉजी भी शेयर कर सकें हाइपरसोनिक मिसाइल्स के विषय में. जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया का कोलैबोरेशन है ब्रह्मोस मिसाइल जो रशिया के साथ हमने किया है. ओके, अभी ये दोनों मेथड्स बता के फिर एंड में हम कंक्लूजन बताएंगे. इंडियाज़ न्यूक्लियर आर्सेनल इज़ अ शील्ड which protects its internal security from international attacks and interference, rising threats and new arenas of warfare like cyber warfare. It assumes further importance. Okay, ऐसा इसका evaluative conclusion दिया. अब आप further reading के लिए ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं जिसमें इंडिया का न्यूक्लियर वेपन, पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन असेस किया है और उसका इम्पैक्ट ग्लोबली असेस किया है. तो यू कैन रीड दिस आर्टिकल फॉर फर्दर रेफरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग.